नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। आज का वैसे ब्लॉग नहीं, आज की होने वाली है वीडियो। यह एक सच्ची कहानी है 1962 भारत चीन युद्ध के एक सिपाही एवं युद्धबंदी अपंग सैनिक स्वर्गीय श्री भगवान सिंह पंवार की, जो कि मेरे दादाजी हैं। और मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ मैं कि मैं ऐसे शख्सियत की पोती हूँ जिन्होंने 1962 भारत चीन युद्ध में अपना अहम योगदान दिया। और उनकी कहानी मैं आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। वह अगर वो जीवित होते तो मैं उनके माध्यम से आपको यह स्टोरी बताती, पर वह है नहीं, तो इसलिए ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूँगी, जो कि इस प्रकार है। देश की कमान पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों पर थी। नेहरू हमेशा से ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया करते थे। इस युद्ध की शुरुआत सन 1959 में ही हो चुकी थी, जब तिब्बत से दलाई लामा भागकर भारत आए। तत्कालीन प्रधानमंत्री को राजनीतिक कारणों से दलाई लामा को भारत में ही जगह देनी पड़ी, क्योंकि भारत एक बौद्धों की भूमि रही है। इस युद्ध में लगभग 1383 सैनिक शहीद, 1047 घायल और 1966 सैनिक लापता एवं 3900 सैनिक चीन द्वारा बंदी बनाए गए। इन्हीं 2900 बंदी बने सैनिकों में एक नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। इतनी कम उम्र में इस युवा सैनिक द्वारा देश को समर्पित अपने तन मन धन की जितनी प्रशंसा की जाए, शायद शब्दों में अंकित कर पाना मुश्किल हो। उत्तराखंड की पावन धरती पर जन्मे इस सैनिक का जन्म पौड़ी गढ़वाल के ग्राम केवट्स के एक सामान्य परिवार में हुआ। पिता का नाम स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह एवं इनकी माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती बुद्धि देवी था। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, साहसी एवं निडर भगवान सिंह पंवार एक कर्मठ एवं जागरूक व्यक्ति थे। उत्तराखंड के प्रत्येक बच्चे का स्वप्न होता है कि वह अपनी सेवा एक बार फौज में अवश्य दे, और भगवान सिंह पंवार शायद इसी कार्य हेतु इस उत्तराखंड की पावन धरती पर जन्मे। और यही सपना लेकर ये जाबाज सिपाही अपने प्राणों की परवाह न किए बगैर गढ़वाल राइफल की 4th बटालियन पर चले गए। यह बात है 1962 की। कमांडर का आदेश आया कि 4th गढ़वाल राइफल की टुकड़ी को दशहरा समारोह की तैयारी करनी है। उन दिनों अक्टूबर नवंबर की कड़ाके की ठंड अपना पूरा जोर मेमासारी आसाम राज्य पर बरसा रही थी। इसी मध्यरात्रि सीओ को आदेश प्राप्त हुआ कि कल प्रातः तवांग के लिए निकलना है। दिनांक 12 अक्टूबर 1962 को मेजर हस्ता बहादुर के नेतृत्व में भारतीय सेना की अग्रिम चौकी लुमला एवं खुमला के मध्य क्षेत्रीय जंग एवं तवांग नदी के सामने रॉ एवं लॉ बस्ती गांव के ऊपर 11,000 फीट पर मोर्चा संभालना है। दिनांक 18 अक्टूबर को कंपनी नायक को आदेश मिला कि कंपनी का एक जेसीओ एवं एक सिपाही अग्रिम सीमा छू छू तिब्बती भाषा में, जिसका अर्थ गर्म पानी का कुंड है, तवांगचू नदी झंझर घाटी के किनारे स्थित है। इस घाटी पर दुश्मनों की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखेगा, क्योंकि चीनी सैनिक ऊपर बैठकर सटीक निशाने पर थी एवं खड़ी चढ़ाई पर युद्ध करने में चीनी सैनिकों का अनुभव भारतीय सेना से कई गुना कम था। 4th गढ़वाल राइफल के जवानों के साथ 5 गढ़वाल राइफल, आसाम के खुमला मोर्चे के सिपाही भीम सिंह, जो कि मूल अल्मोड़ा के निवासी एवं तिब्बती भाषा के जानकार थे, वह उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। 19 अक्टूबर 1962 को इन्होंने अपना डेरा डाल दिया, क्योंकि इन्हें यह टास्क दिया गया था कि ऊपर स्थानीय लोग लामा समुदाय, जो कि भेड़ बकरी चराने वाले थे, उनसे चीनी सैनिकों की गतिविधियों का
मुआयन व जानकारी प्राप्त करते रहे। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों ने हमें 3-4 मील नीचे भगा दिया है। तब फोर्थ गढ़वाल राइफल के जवानों ने इसी रात 4 बजे अपना डेरा छोड़कर ऊपर 3 किलोमीटर चढ़ाई करके मध्य छानी पशुओं के डेरों में भूखा रहकर रात बिताई। 22 अक्टूबर 1962 को हम लोग 7 मील पैदल चलकर आसाम की खुमला चौकी पहुंचे। वहां भारतीय सैनिकों ने देखा कि सारी चौकियां खाली पड़ी हैं एवं सैन्य सामान बारूद बिखरा पड़ा है। इन्होंने वहां से चावल, चीनी, दूध के डिब्बे उठाए और दिन भर भूखे रहकर शाम 7 बजे अपने मोर्चे पर पहुंचे एवं खीर खाकर रात गुजारी। वापस तवांग लौटते समय भगवान सिंह पंवार बताते हैं कि रास्ते की चोटी पर जंग के सामने चीनी सैनिकों ने 80 मिलीमीटर की तोपें लेकर खड़े हैं। हमने भीम सिंह के आदेश अनुसार दूसरी पहाड़ी की तरफ भागकर लौह एवं रौ गांव पहुंचे। वहां सारा गांव खाली पड़ा था एवं सारे गांव निवासी तवांगचू नदी पर इकट्ठा थे। वहां एक कच्चे पुल का निर्माण चल रहा था। हम सभी उनके सहारे नदी पर इकट्ठा होकर वापस 3 मील दूर जंग, जो कि सेना का ब्रिगेड मुख्यालय था, 5 बजे पहुंचकर देखा कि भारतीय सेना के जवानों की लाशें, सैन्य सामान, 3 इंच मोटर संदेहवाहक सेट एवं भारी मात्रा में खाद्य सामग्री बिखरी पड़ी है। हमने रात को चावल एवं दारू रम पीकर पैदल मार्ग, जो जंग से नंबर 2 पुलिया को जोड़ता था, जंगल में गुजारी और आराम किया। ठीक अगले दिन 24 अक्टूबर 1962 को रात 12 बजे जवान भीम सिंह ने कहा कि हमें रात खुलने से पहले सेला दर्रा पार करना होगा, क्योंकि वहां से चीनी सैनिक झंझर दर्रा घाटी से पहुंच गए होंगे। हम तीनों थके हारे 7 बजे नंबर 2 पुलिया पर आए और देखा कि जवान सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। न खाने की व्यवस्था है न सोने की। भगवान सिंह यह मार्मिक दृश्य न देख सके एवं रोने लगे, क्योंकि जवान लगातार भूखे एवं प्यासे थे। मुझे कर्नल धर्मपाल सिंह ने हिम्मत दी और कहा कि तुम एक गढ़वाली वीर सैनिक हो, अपने पूर्वजों को याद करो एवं हिम्मत रखो। इतना कहते ही भगवान सिंह पंवार के आंसू रुक गए और वापस अपनी कंपनी में चले गए। दिनांक 24 अक्टूबर 1962 को बटालियन मुख्यालय से आदेश आया कि के धर्मपाल के नेतृत्व में सी कंपनी जंग क्षेत्र से चीनियों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु प्रस्थान करेगी। साथ ही तोपखाने एवं मेजर जेडी बख्शी व कैप्टन RN भल्ला साथ देंगे। आगे पंवार जी कहते हैं कि मैं थक गया था और 4 दिन से भूखा था, तो कमांडर द्वारा मुझे चलने के लिए मना किया गया, परंतु 24 अक्टूबर 1962 को मैं रात 4 बजे स्वयं तैयार होकर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हुआ। जैसे हम आगे बढ़े एवं सूरज की पहली किरण पड़ी, वैसे ही चीनी सैनिकों द्वारा भारी गोलाबारी शुरू कर दी गई। मैं एवं सिपाही इंद्र सिंह बिष्ट और के धर्मपाल वहीं डटे रहे। 1 घंटे लगातार गोलाबारी के बंद होने के बाद देखा कि हमारे साथी सैनिक वापस भाग आए हैं। के धर्मपाल ने मुझे व इंद्र सिंह बिष्ट को कहा कि जाकर ब्रिगेडियर दलवी 62 ब्रिगेड के नायक का मैस में ही बैग छूट गया है, लेकर आना। हम दोनों जैसे ही जंग से पास पहुंचे, चीनी सैनिकों ने वापस गोलाबारी शुरू कर दी। हमने बैग उठाए और सिग्नल सेट लेकर ऊपर पहुंचे। फिर हम दोनों ने बटालियन की 3 मोटर, जो कि जंग में ही छूट चुकी थी, ऊपर सड़क पर लाए। 12 बजे बाद चीनियों ने गोलाबारी पुनः बंद कर दी। फिर हम जंग में LMG, गर्म कपड़े, खाने का सामान, रम लेकर शाम 5 बजे पहुंचे। शाम 6 बजे कंपनी के साथ भोजन करके गहरी नींद सो गए।
अगले दिन कमांडर नायक ले कर्नल B.M. महाचार्य ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे पराक्रम से गौरवान्वित हूँ। तुम्हारा नाम वीरता के लिए आगे भेजा जाएगा। दिनांक 28 अक्टूबर मुझे नायक मेजर हस्ता बहादुर द्वारा आदेश मिला कि तुम्हें 4 सिख लाई के कैप्टन वर्गजी के साथ तवांग के नीचे भूटान सीमा से लगा क्षेत्र है झूला पुल की देखरेख व चीनी सैनिकों की गतिविधि की जानकारी लेने जाना है। हमारी टुकड़ी के साथ 4 सिख लाइट इन्फेंट्री की थी। हम सुबह 1.5 किलोमीटर क्षेत्र के समीप पहुंचे। चीनी सैनिकों ने भारी मशीन गनों से हमारा स्वागत किया। पवार जी बताते हैं, अब मैं एवं के बरगजी चीड़ के पेड़ों के पीछे छिप गए एवं सिखलाय के सारे सिपाही भाग गए। हम दोनों रात 10 बजे तक पोस्ट पहुँचे एवं वहाँ मेरे अदम्य साहस की प्रशंसा की गई। के बरगजी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। 2 नवंबर को सी कंपनी मंछर के ऊपरी क्षेत्र पहुँची एवं यहाँ सिर्फ इंद्र सिंह बिष्ट एवं अवतार सिंह थे। शाम 5 बजे कंपनी के ऊपरी पहाड़ से एक चीनी घुसपैठिया लामा के वेश में आया। हमने उसे पकड़ा एवं उसको कंपनी के आदेश अनुसार पूछताछ करते रहे। हमने पाया कि उसके पास 320 रुपये भारतीय मुद्रा एवं सामान था। उसे 4 डिवीज़न सेना मुख्यालय भेज दिया गया क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी थी। दिनांक 11 नवंबर लेफ्टिनेंट V.K. गोस्वामी के नेतृत्व में सिपाही शेर सिंह ने चीनी प्रहरियों का मुंह बंद कर उन्हें मार डाला एवं बंकरों में बम गिराकर उन्हें घायल कर दिया। मरणोपरांत लेफ्टिनेंट V.K. गोस्वामी एवं शेर सिंह को वीर चक्र व शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। 11 नवंबर के बाद विस्तारवादी चीन ने छापा मारकर सैनिकों को गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से कामेंग जिले के नोरारांग घाटी, सेला दर्रा एवं चाको घाटी पर घेरा कर दिया तथा 17 नवंबर सुबह भारतीय सेना की अग्रिम बटालियन फोर्ट गढ़वाल पर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 3 भारी हमले किए। बटालियन ने उन हमलों को नाकाम कर 1200 चीनी सैनिकों को मार डाला एवं घायल कर दिया। शायद चीनी सैनिकों ने समझा कि भारतीय फौज इस बार भी बिना लड़े पीछे हट जाएगी, परंतु यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी। कंपनी 16 नवंबर को मेजर हस्ता बहादुर के नेतृत्व में तवांग सीमा से भूटान क्षेत्र की रेखा खोजी गई एवं रनर को भार सौंपा गया। सुबह 5 बजे साय तक बटालियन मुख्यालय से वी स्लोम तक सूचना वाहक का कार्य करता रहा। फिर अगली सुबह 17 नवंबर 1962 को 5 से 7 हमले के बाद जाबाज सिपाही जसवंत सिंह एवं नायक त्रिलोक सिंह को खोना पड़ा। इसी दिन उत्तरांचल ने अपने 2 वीर शेरों को खो दिया। फिर पुनः 11 बजे का हमला सूबेदार उदय सिंह रावत एवं नायक सूबेदार जतिन सिंह गुसाई के नेतृत्व में एवं मध्यम मशीन गनों द्वारा नाकाम कर दिया गया। इन्हें कंपनी द्वारा वीर चक्र द्वारा सम्मानित किया गया। इसी मध्यरात्रि 1-2 बजे तक चीनी द्वारा भारी आर्टिलरी फायरिंग व मशीन गनों द्वारा गोलियों की बौछारें प्रारंभ हुई। फिर बटालियन द्वारा आदेश प्राप्त हुआ कि फोर्ट गढ़वाल अपनी स्थिति छोड़कर पीछे सेला पहाड़ी पर आ जाए। दिन रात युद्ध के चलते न तो भोजन प्राप्त हुआ और ना ही पानी पी सके। इसी दौरान 18 नवंबर को चीनी सैनिकों द्वारा सेला दर्रा को चारों तरफ से घेर लिया गया एवं हमला शुरू कर दिया गया, जिसका परिणाम हुआ कि भारतीय सेना के कुछ जवान शहीद, कुछ घायल एवं कुछ युद्धबंदी बना लिए गए। इसके बाद
तुरंत चीनी सैनिकों ने झाड़ियों में अपने आप को छुपा लिया। मेरे साथी सुंदर सिंह, जो कि टिहरी जनपद के घनसाली के निवासी थे, पूर्ण रूप से घायल हो चुके थे और वह 5 बजे सड़क में आए और चीनी सैनिकों द्वारा पकड़े गए। 18 नवंबर से 21 नवंबर तक 13,756 फीट की ऊंचाई पर लगभग 150 जवानों को युद्ध बंदी बना लिया गया। मैं भी इन 150 जवानों में से एक था। वहां पूरी रात भीषण ठंड में रहकर हमने बिताई और 22 नवंबर की सुबह 7 बजे चीनी सैनिकों ने आदेश दिया कि यहाँ से जंग के लिए रवाना होंगे। क्योंकि हमारे 3 साथी घायल थे, अचानक वे सभी रोने लगे। यह दृश्य देखकर मैंने बंदी सैनिकों से कहा कि हम जहाँ भी चलेंगे सब एक साथ चलेंगे। हम बारी बारी इन्हें स्ट्रेचरों पर अपने साथ ले जाने लगे। हमें रात भर भारतीय सेना के स्थायी कैंपों पर रखा गया एवं उपचार दिया गया। इसके बाद मैंने इनको खाना खिलाकर 2 दिन तक अच्छी देखभाल की। 25 नवंबर को हम पुनः चीनी सैनिकों के निर्देश अनुसार तवांग के लिए रवाना हुए। हम यहाँ से बौद्ध विहारों के पास रखे गए, जहाँ हमारे नायक मेजर हस्ता बहादुर राय थे। इनके पांव बर्फ की जकड़ में आ चुके थे। वह रोए जा रहे थे एवं मेरे द्वारा इन्हें शांति की सांत्वना दी जा रही थी। मैंने उन्हें गर्म पानी में नमक डालकर खिलाया। 28 नवंबर को हमें चीनी ट्रकों में जानवरों की भांति ठूसा गया तथा 60 किलोमीटर दूर लहासा के पास गुफा में बंदी बनाया गया। यहाँ हमारे अधिकारी, जीसीओ एवं 250 सैनिक बंदी थे। यहाँ हमें सुबह शाम भोजन में मटर दाल एवं सत्तू जौ का आटा दिया जाता था। चीनी अधिकारी हमेशा से ही चीन सीमावाद का कारण तिब्बत भाषा को ही समझते थे। इसका विरोध करने पर मुझे एवं कुलदीप सिंह नेगी, जो कि रुद्रप्रयाग के निवासी थे, एवं गुरुदेव सिंह को 15 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। यहाँ मुझे व मेरे साथियों को भारी उत्पीड़ना सहनी पड़ी। हम 250 सैनिकों के नाम भारतीय रेड क्रॉस के माध्यम से सरकार को मिल चुके थे। इसी कारण भारतीय सरकार के दबाव के चलते वे हमारा कुछ न कर सके। 7 मार्च 1963 को सौच से आते सिख जवानों पर चीनी सैनिकों ने गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिससे सारे कैंप पर हलचल व वंदे मातरम तथा भारत माता की जय के नारे लगने लगे। हमने चीनी भोजन वस्त्रों का बहिष्कार करना प्रारंभ किया। 3 दिनों बाद आपसी समझौते के चलते हमें अच्छा भोजन, दाल, चावल, मीट व शराब मिलने लगी। यह सब भारतीय सरकार के दबाव का परिणाम था। इतनी प्रताड़ना सहने के पश्चात 27 मई 1963 को हम 250 सैनिकों के जीवन की नई शुरुआत हुई एवं हमें सुबह 10 बजे अपनी मातृभूमि भारत को सौंप दिया गया तथा हमने जन्मभूमि को नमन करके जोर जोर से भारत माता की जय के नारे लगाए। भगवान सिंह पंवार जी कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मेरा जीवन देश के लिए एवं मेरे पैतृक गांव केवर्स के लिए समर्पित हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने भारतीय इतिहास के अनसुने पन्नों पर अपना नाम व अपने उत्तरांचल का नाम एक सुनहरे अक्षरों पर अंकित किया। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए